नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का। आप सभी के अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, आयोग की सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हम कई सारे आयोगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अब हम आयोग की सीरीज़ की चर्चा करते करते आयोग के अंतिम मुकाम तक पहुंचने वाले हैं। आज जो है हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक आयोग है। और इस आयोग का संबंध केवल आयोग सीरीज से नहीं है, इस आयोग का जो संबंध है वो पर्यावरण से भी है। ठीक है, तो आप पर्यावरण पढ़ते हो तो वहाँ पर भी क्या है, आपको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में सुनने को मिलता है और वहाँ पर भी क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से क्वेश्चन भी बनते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। साथ ही साथ क्या है, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको काफ़ी बारीकी से सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर क्या है, देखिए, बड़ा टॉपिक है तो क्या है, बच्चे जब इससे ओटी बन के आते हैं तो गलत लगा कर आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जिनको समझने की क्या है, आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आखिरकार होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे, जैसे कि वनों का कटाई हुआ या फिर भूमि का कुछ भी दोहन हो रहा हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम हो जिसके कारण क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसे मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई कर कर उनको शीघ्र निपटाने का काम जो करता है वो करता है क्या, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटान हेतु एक विशेष अदालत, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 के दिन। ठीक है, फिर किस अधिनियम के तहत हुई, तो राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत हुई। ठीक है, और ये कैसा निकाय हुआ, अब आप सबको पता ही है कि इसका जो गठन है वह संसद के द्वारा एक परित अधिनियम के माध्यम से हुआ है, तो ये एक संवैधानिक निकाय हुआ। ठीक है, तो इसी से क्या है, देखिए, एक चीज होती है और इस एक चीज को लेकर क्या है, कई तरीके से प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई, अब वो आपको डेट नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ मंथ का नाम बताएगा और सन बताएगा, अक्टूबर 2010 में, नवंबर 2010 में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि अक्टूबर 2010 में हुई थी। कभी कभी वो आपके लिए क्या है, डेट दे देता है, तो फिर आपको डेट अच्छे से याद रखनी है। कभी डायरेक्ट सन पूछेगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 2010 में हुई थी। और कभी कभी पूछेगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो किस अधिनियम के तहत हुई, राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत हुई। इस प्रकार क्या है, एक छोटी से उससे ही क्या है, कई प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अगर हम बात करें इसके कार्य के बारे में, तो ये क्या करता है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को त्वरित निपटाने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को त्वरित निपटाने का कार्य करता है। और अभी तक जो एनजीटी है वो पर्यावरण से संबंधित कई मामलों में क्या है, अपने महत्वपूर्ण निर्णय सुना चुका है। जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथिनों के प्रतिबंध के संबंध में, ठोस अपशिष्ट, जो ठोस अपशिष्ट कचरा होता है उसके प्रबंधन के संबंध में, गंगा नदी की सफाई के संबंध में। ठीक है, और जो भी पर्यावरण संबंधी मामले हैं उनके अंतर्गत क्या है, एनजीटी अपने कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय दे चुका है। ठीक है, और वाहनों से निकलने वाले धुओं के संबंध में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, कई सारे मामले ऐसे हैं जिनके संबंध में क्या है, एनजीटी अपने कई महत्वपूर्ण निर्णय दे चुका है। आगे हम बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर देखिए दोस्तों, मुख्यालय तो क्या है इसका, नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी 4 शाखाएं भी हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की 4 शाखाएं भी हैं। तो पहला प्रश्न तो आप लोगों के लिए यही बन जाएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, कोलकाता, भोपाल,
पुणे और चेन्नई। ये क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की 4 शाखा है। कौन कौन सी, कोलकाता, भोपाल, पुणे और मुंबई। फिर मान लीजिए कभी दिशा वाइज क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्वी जोन कौन सा है, पश्चिमी जोन कौन सा है, दक्षिणी जोन कौन सा है, तो याद रखिएगा। देखिए कोलकाता कहाँ पर स्थित है, भारत के पूर्व में ही है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों से लगा हुआ है कोलकाता। तो कोलकाता क्या हुआ, इसका पूर्वी जोन हुआ। भोपाल बीचों बीच में भारत के, ये क्या हुआ, मध्यवर्ती जोन हुआ। इसके बाद पुणे, पुणे क्या हुआ, इसका पश्चिमी जोन हो गया, ठीक है, ये पश्चिम की तरफ है। पुणे क्या हुआ, इसका पश्चिमी जोन हुआ। और अगर हम बात करें चेन्नई के बारे में, तो ये इसका कौन सा जोन हो गया, साउथर जोन हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया। तो याद रखिएगा, एक प्रकार से आपके लिए इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की दक्षिणी शाखा है चेन्नई, पूर्वी शाखा है कोलकाता, मध्यवर्ती शाखा है भोपाल और पश्चिमी शाखा है पुणे। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, देखिए इसकी संरचना के बारे में। संरचना को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि संरचना से क्या है आपके लिए प्रश्न और बन सकते हैं। तो देखिए क्या संरचना है, हर आयोग की तरह क्या है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें सदस्यों को क्या है, 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक होते हैं न्यायिक सदस्य, एक होते हैं विशेषज्ञ सदस्य, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो आप लोगों के लिए यही बन सकता है कि वह कौन सा आयोग है जिसमें न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्यों की भूमिका होती है। तो कौन सा आयोग हुआ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जो न्यायिक सदस्य है और जो विशेषज्ञ सदस्य हैं, इनके संबंध में एक बात की गई है कि न्यायिक सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए, ठीक है। न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहीं विशेषज्ञ सदस्यों के संबंध में भी यही वाली बात की गई है कि कम से कम 10 होने चाहिए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रश्न तो आप लोगों के लिए यही बन जाता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10, ठीक है। और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20। याद रखिएगा, कम से कम 10 जरूर होने चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दोनों न्यायिक सदस्य भी और विशेषज्ञ सदस्य भी। फिर हम बात करते हैं इनकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता भी क्या है, आप अच्छे से याद रखिएगा, योग्यता से भी क्या है आपके लिए प्रश्न अराइज हो सकता है। देखिए क्या योग्यता है, जो अध्यक्ष है वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। या तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो। और ये जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन में भी हो सकता है, रिटायर्ड कंडीशन में भी हो सकता है और वर्किंग कंडीशन में भी हो सकता है, यानी कि वो सेवानिवृत्त भी हो सकता है और कार्यरत भी हो सकता है। तो अध्यक्ष के लिए क्या क्या योग्यता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें न्यायिक सदस्य के बारे में, तो इनके संबंध में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, ठीक है। यहाँ पर आप जो डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे। देखिए अध्यक्ष की योग्यता के संबंध में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। और ये भी क्या है, दोनों कंडीशन में, या तो वो रिटायर्ड भी हो सकता है या फिर वो वर्किंग भी हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि विशेषज्ञ सदस्यों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पहली योग्यता तो है कि उनको डॉक्टरेट की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। और उस डॉक्टरेट के काम में भी क्या है, उनको 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टरेट की उपाधि भी के साथ साथ क्या है, 5 साल का अनुभव होना आवश्यक है। इसके अलावा केंद्र या राज्य स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो भी कार्यालय है
वहां पर 5 साल तक काम करने का अनुभव हो। याद रखिएगा, केंद्रीय या राज्य स्तर पर जो भी पर्यावरण संबंधी कार्यालय है वहां पर 5 वर्ष तक काम करने का अनुभव हो, और 15 साल का क्या हो, उनको प्रशासनिक अनुभव हो। इट मीन्स 15 साल को क्या हो, उनको सरकार के साथ काम करने का अनुभव हो। जब ये सारी योग्यताएं होंगी तो व्यक्ति क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का विशेषज्ञ सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना जो मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ गए होंगे। बीच बीच में मैंने इसका रिवीजन भी कराया है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसको दुनिया में सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला पहला देश था ऑस्ट्रेलिया, पूछा जा सकता है। दूसरा क्रम जो है वो न्यूजीलैंड का है, और तीसरा जो क्रम है वो है भारत का है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, तो तीसरे नंबर का देश है। और अगर पूछा जाए कि विकासशील देशों के क्रम में भारत का स्थान कौन सा है, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को स्थापित करने के क्रम में विकासशील देशों के अंतर्गत भारत का जो स्थान है वह पहले नंबर पर है। तो उम्मीद करते हैं इतनी जो बातें मैंने आप लोगों को समझाई वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप क्या है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, जो भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि अपडेट के अनुसार क्या है, जो भी लेक्चर बन के आ रहा है उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में हल कराया जाता है। वहीं पर क्या है, आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप पूरी तरीके से क्या है अपने हर एक लेक्चर को पूरी तरीके से क्या है पकड़ में ला सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में आगे बात करते हैं। ये दोस्तों, तो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात आए तो कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। ठीक है, फिर अगर हम बात करें न्यायिक सदस्यों के बारे में, तो न्यायिक सदस्यों के संबंध में कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा ही होगी, लेकिन चयन समिति की सिफारिश पर। फिर हम बात करें अगर विशेषज्ञ सदस्यों के बारे में, तो विशेषज्ञ सदस्यों के संबंध में भी यही कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा होगी, लेकिन चयन समिति की सिफारिश पर। तो यहाँ पर क्या है, आपको याद ये रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, 3 ऑप्शन आप लोगों को दे दें कि अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य, इनमें से किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद होती है, तो किसकी होती है, अध्यक्ष की होती है। और अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर किसकी नियुक्ति होती है, तो न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसके बाद देखिए हम बात करें इनको हटाने के बारे में, तो देखिए हटाएगी कौन, केंद्र सरकार, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनको नियुक्त करने, अध्यक्ष को नियुक्त करने का और हटाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद। फिर हम बात करें न्यायिक सदस्यों को कैसे हटाएगा, तो न्यायिक सदस्यों के लिए कहा गया है कि हटाएगी तो कौन, केंद्र सरकार ही, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद। अब देखिए यहाँ पर आपने एक अंतर पकड़ा, यहाँ पर न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही थी, लेकिन चयन समिति की सिफारिश पर। लेकिन हटाने की बात आई तो केंद्र सरकार हटा रही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेने के बाद। ठीक है, ये बातें क्या है आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर बात की जाए विशेषज्ञ सदस्यों को हटाने की, तो विशेषज्ञ सदस्यों को क्या है, केंद्र सरकार सीधे सीधे हटा देगी। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा, फिर बात आती है पदावधि की, पदावधि के बारे में। तो देखिए
अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा तो 70 साल की उम्र में क्या है, उसे अपने पद से पदत्याग करना पड़ेगा। अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा तो उसको 66 साल में क्या है, अपने पद से पदत्याग करना पड़ेगा। और अगर विशेषज्ञ सदस्य हुआ तो वो 65 साल की उम्र में क्या है, अपने पद से रिटायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए ऐसे भी बनकर आ सकता है। देखिए क्या होगा, वो आपको ऐसे दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश और स्पेशल मेंबर, ठीक है, विशेषज्ञ सदस्य, और उसमें क्या है, आपको ऐसे उम्र घुमा फिरा कर दे देगा और फिर पूछेगा आपसे कि इनका सही मिलान करो। तो आपको क्या है, सही मिलान करना है कि सुप्रीम कोर्ट का 70 वर्ष, हाई कोर्ट का 66 वर्ष और स्पेशल मेंबर्स का 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आप लोगों के लिए आ सकता है। याद रखिएगा, काफी अच्छे से आपको क्या है, याद रखना है। इसके बाद देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंता। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकेश्वर सिंह पंता। दूसरे अध्यक्ष कौन है, वो है स्वतंत्र कुमार। और वर्तमान और तीसरे अध्यक्ष कौन है, वो है आदर्श कुमार गोयल। तो इनसे भी क्या है, आप लोगों के लिए बनकर क्वेश्चन आ सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकेश्वर सिंह पंता, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र कुमार, और तीसरे कौन है, आदर्श कुमार गोयल। इतना आप लोगों के लिए समझ में आया। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, एक वैधानिक संस्था है, तो उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और अगर उसके नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसके नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को क्या क्या सजा दी जा सकती है, उसके बारे में क्या है, हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको 3 साल का कारावास होगा। इसके साथ साथ उसको 10 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करने पर क्या दंड मिलता है, तो 3 साल का जुर्माना और 10 करोड़ का 3 साल का कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, याद रखिएगा, 3 साल का कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना। फिर देखिए, एनजीटी जो है वो है 7 कानूनों के अंतर्गत सुनवाई करता है। एनजीटी 7 कानूनों के अंतर्गत सुनवाई करता है। इनमें से 2 अधिनियम ऐसे हैं जिनको क्या है, एनजीटी से बाहर रखा गया है। मतलब ये पर्यावरण से संबंधित अधिनियम हैं, आते तो एनजीटी के दायरे में हैं, लेकिन इनको एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो ये कौन कौन से 2 अधिनियम हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासी अधिनियम 2006। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासी अधिनियम 2006। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में चर्चा करी थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसका पर्यावरण से भी लेना देना है और इसका सभी चीज़ों से लेना देना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो में कुछ भी अच्छा ना लगा हो तो कमेंट कर बताइए, या कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, वहीं पर आप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।